वो क्या है मेन थीम? दैट वन ऑर्गेनिज्म कैन कॉज मैनी डिजीजेस। ठीक है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। एक तो ये स्टेटमेंट है, और इसका जो रिवर्स थीम है, that one disease can be caused by many organisms। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप ये देखिए, जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई कि वन ऑर्गेनिज्म मैनी डिजीजेस, तो आपने थर्ड ईयर से, एमबीबीएस से और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट एक जरासीम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, विच इज ए ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कोकाई है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, ग्रेप्स। वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करता है, पायोजेनिक या जिनको हम सपरेटिव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। फिर उसकी टॉक्सिजेनिक है बीमारियां, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कार्लेट स्किन एंड फूड पॉइजनिंग। नाउ अगेन यहाँ पर एक लफ्ज फूड पॉइजनिंग का है। इसको कभी कभार हमसे को पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस ऑफ फूड पॉइजनिंग, या व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। उसमें स्ट्रिक्टली जो है ना 2-3 आते हैं, स्टेफिलोकोकस इज वन ऑफ देम। और बाकी ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं स्लाइड पे, इसका ताल्लुक किसी भी तरह जीआईटी से नहीं बनता। ओनली वन word or 2 words on this slide are pertaining to our theme today। तो ये वो concept है that one organism can cause many diseases। अब इसका जो रिवर्स है वो क्या है, जो अगली स्लाइड थी हमारी, कि one disease can be caused by many organisms। और जो आज हम बात कर रहे हैं डायरिया और डायसेंट्री की, वो उस कैटेगरी में आता है। एक शख्स को डायरिया हो गया। डायरिया इज अ वेरी वेरी कॉमन हैपनिंग एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स इट एट लीस्ट वंस इन द कैलेंडर ईयर। कुछ में ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, कुछ में कम होती है। तो हमारे सामने चाहे वो इम्तिहान में सिनेरियो की शक्ल में आए या असल मरीज आए, सिनेरियो असल में मरीज ही होता है कि आपको सिचुएशन बताई जाती है सिमुलेट करके कि जी आप समझे कि आप अपने क्लिनिक में या वार्ड में हैं और एक मरीज आता है या लाया जाता है। तो फिर आपने अंदाजा ये लगाना है हिस्ट्री लेकर कि इस शख्स को क्या मसला है। इज इट डायरिया और इज इट डायसेंट्री? Many a times the situation will be told to us by the person himself or herself or the attendants in case of a child, क्योंकि childhood diarrheas are a major cause of mortality and morbidity, especially in the underdeveloped and the developing countries। ठीक है, एक मुल्क की तरक्की का पैमाना ये भी होता है कि आप उसका नलका खोलें, गिलास में पानी डालें और पी लें इस तसल्ली के साथ कि ये पानी आपको बीमार नहीं करेगा। हमारा बचपन भी कुछ ऐसा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फील सॉरी फॉर यू किड्स कि जी आपको आप मिनरल वाटर की जनरेशन हो और आपको जो म्यूनिसिपल वाटर है उसके बारे में शक ही रहता है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा। और पानी का बड़ा चोली दामन का साथ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के साथ, चाहे वो डायरेक्टली उसको इफेक्ट करती हो या उसको इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हो। ठीक है,
अब सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी व्हाट इज डायरिया। ये हमने कितनी दफा ये लफ्ज सुना, बहुत छोटी उम्र से सुनते आ रहे हैं कि जी पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया। एंड थ्रू द years in the medical school, we have heard it so many times and in the wards. But what basically is diarrhea? ये मैंने भी लोगों से पूछना शुरू किया, खुद भी मैं क्लियर नहीं था कुछ साल पहले कि ये क्या है। मुख्तलिफ किताबें आप खोल के देखें, हैरिसन में एक डेफिनेशन होगी इसकी, डेविडसन में कुछ और है, ऑक्सफोर्ड में कुछ और है। एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं, जिसके अंदर उनका मुआशरा और कल्चरल हैबिट्स आ जाती हैं। तो फिर एक WHO ने एक दफ़ा एक डेफिनेशन दी जो कि बहुत मौजू और हर सिचुएशन में फिट आती है। वो क्या है? वेरी सिंपल, डायरिया इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल। ठीक है ना? तीन चीजों में इजाफा हुआ, फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन is accustomed to going to the toilet once at 24 hours, उसके ज़्यादा विजिट शुरू हो जाएंगे, फ्लूइड हो जाता है, फ्रॉम सेमी फॉर्म टू फ्रैंक वाटरी, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्टूल। सो सिंपली पुट, डायरिया इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल। तो दिस इज डायरिया। और हमारे बहुत सारे नौजवान जो है ना, वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं टर्म्स डायरिया और डायसेंट्री को। दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। और आप लोग चूंकि अब मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, आपका एक एक लफ्ज जो है ना वो बड़ी क्लैरिटी आपके जहन में भी लाए और सुनने वालों को भी कोई शक व शुबा एम्बिग्विटी ना हो। तो यू शुड राइट एंड टॉक लाइक अ लॉयर, जिसकी एक बात का दो मतलब ना निकलते हो। तो इसी तरह डायरिया के साथ फिर हम क्या करते हैं, दूसरी टर्म डायसेंट्री है। व्हाट इज डायसेंट्री? अब ये जरा डेफिनेशन जहन में रखिएगा। डायरिया इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टूल, एंड व्हेन दिस diarrheal stool gets mixed with blood and mucus, that is called dysentery। ठीक है? ये मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और कभी पूछता भी हूँ कि जी what is dysentery, so they come up with an answer that it is bloody diarrhea। टेक्निकली उनका जवाब ठीक होता है, लेकिन सुनने में ये कोई इतना मज़ेदार नहीं लगता ना। ब्लडी डायरिया की एक नेगेटिव सी वो फीलिंग आती है। तो उसमें बेटा याद रखना कि when the diarrheal stool gets mixed with blood and mucus, और यही हमें हिस्ट्री में पूछना है एक शख्स से या एक बच्चे की वालदा से कि भाई आपको डायरिया क्या है, अगर कहेगा जी इसमें खून आता है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, अभी इसको खूनी पेचिश, जो कि डायसेंट्री का उर्दू लफ्ज़ है। ठीक है? तो वो एकदम हमें एक साइड पे ले जाता है कि हमें ये कंडीशंस कंसिडर करनी है, और दूसरी से हमें दूर करता है कि चलो ये कंडीशंस इसकी नहीं है। तो एज अ डॉक्टर आपको यू हैव टू बी वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी प्लेजेंट नेचर्ड। और एक ट्रेट मैंने आपको भी बताई कि यू हैव टू राइट एंड टॉक लाइक अ लॉयर। और तीसरी बच्चों ये है कि यू हैव टू थिंक लाइक ए डिटेक्टिव, शर्लक होम्स की तरह। कभी आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड जाए, कभी रिवाइंड हो के बच्चा, क्योंकि आपने अपना सारा का सारा इल्म उस पेशेंट के ऊपर फनल डाउन करना है, या आपकी सिचुएशन में पेशेंट के अलावा उस क्वेश्चन पे फनल डाउन करना है। गौर से पढ़ना है और गौर से सुनना है। कहते हैं लिसन टू द पेशेंट केयरफुली बिकॉज द पेशेंट इज टेलिंग अस द डायग्नोसिस। वो हिस्ट्री नहीं बता रहा होता, वो असल में हमें
डायग्नोसिस बता रहा हूँ, जिससे हम कहते हैं ना कि अच्छा भी क्या हुआ, कब से है, कितनी दफ़ा आप वॉशरूम जाते हो, वॉमिटिंग है कि नहीं, खून आ रहा है कि नहीं उसमें, स्टूल में मिक्स है, ठीक है, म्यूकस है। तो ये आप कुछ चीज़ों को रूल इन कर रहे होते हो, कुछ चीज़ों को रूल आउट कर रहे होते हो। अब मसलन एक केस में एक मरीज चलने के काबिल नहीं, उसको चारपाई पे डालकर लाया जाता है, तो आप फिर जो है ना बहुत संजीदा किस्म की बीमारी कॉलरा का सोचेंगे, क्योंकि इतनी सी इंफॉर्मेशन के भी मरीज को क्यों डरा हुआ है, व्हाई कांट ही और शी वॉक, वो कहेंगे जी ही फील्स वेरी वीक, और उसके खड़ा होने की सकत भी नहीं है। हुआ क्या कि जी पेट खराब है, कल रात से अब इतना ज्यादा है कि जी अब इसमें हिम्मत नहीं रही टू गो टू द वॉशरूम, इवन ही इज पासिंग द स्टूल ऑन द बेड। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस चाहे आप विजुअली कर ले या आप सुन के अटेंडेंट्स के साथ या पेशेंट से, तो दे ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस गिव्स अस अ क्लू अबाउट द डिजीज दैट वी हैव स्टडीड, सिर्फ आपने गौर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डेफिनेशन सिंपलेस्ट 3 जो है वो यही है डायरिया की और डिसेंट्री की। अब इससे अगला जो एक सवाल आता है, बदकिस्मती से हम हर डायरिया को इन्फेक्शियस समझ बैठते हैं, डायरिया कैन बी नॉन इन्फेक्शियस। हमें पहले ये तयन करना भी ज़रूरी है हिस्ट्री से कि भी इस मरीज की सिचुएशन या बैकग्राउंड क्या है, वो डिटेल हिस्ट्री में हमें पता लग जाता है। अदरवाइज बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो है, मेडिकल प्रोफेशन के लोग, एक और फैमिली में भी लोग, मुझे कभी फ़ोन आता है भाई का, बहन का, कि भी फलां को हो गया डायरिया। मैंने कहा अच्छा, भी मेरा अगला सवाल पूछने से पहले कहते हैं मैंने सिप्रोक्सिन तो खा ली थी। तो मैंने कहा फिर मुझे फ़ोन खैरियत मालूम करने को किया, तो थैंक यू वेरी मच, बट इस सिचुएशन के ऊपर आगे क्या बहस हो सकती है, ठीक। So what are the non-infectious causes of diarrhea? There are many. For example, nervous diarrhea, इम्तिहान, वाइवा, खास तौर पे आपकी प्रमोशन, कोई चीज़ आपके जहन पर इतनी सवार हो जाए कि वो गट की मोटिलिटी को एनहांस कर देती है, जिस दिन आपका इम्तिहान ठीक हो, ठीक है मतलब हो गया, तो उस दिन ठीक हो जाता है इंसान। जिस दिन माँ बाप गुजर गया, या वो जो इवेंट कॉज कर रहा था शदीद एंजाइटी के साथ गुजर गया। कुछ लोगों को ख़ास तौर पे बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कि दूध पीता बच्चा तो इसका पेट खराब हो जाता है, और जो और चीज़ खाता है सॉलिड तो ठीक रहता है, दही खाता तो ठीक रहता है। Food allergies. There are certain foods to which people are allergic and they say कि भी जब भी मैं ये चीज़ खाता हूँ या खाने के अंदर इस चीज़ से बनी हुई हो, तो फिर मुझे डायरिया का एक एपिसोड होता है। इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म, कि जब बॉडी गियर्ड अप हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, people tend to eat a lot more than what they used to be when they were normal or as compared to people around, and they lose weight। वो कहते हैं यार मैं खाना तो इतना खा रहा हूँ, फिर मेरा वजन क्यों कम हो रहा है, लेकिन मुझे डायरिया भी रहता है। irritable bowel syndrome and certain inflammatory bowel diseases, for example अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज का जो पेशेंट है, वो भी आके ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे डाइसेंट्री की शिकायत है, आई पास ब्लड एंड म्यूकस इन माय स्टूल। तो फिर उसमें ड्यूरेशन हेल्प करती है और मुख्तलिफ सिम्टम्स उसके, और उसका फिर जब आप वर्कअप बनाते हैं
उसके अंदर कुछ बातें हमें मदद देती हैं कि नहीं भाई ये जो है ना ये इन्फेक्टिव नहीं लगता, ये नॉन इन्फेक्टिव है. पीपल हु आर अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी, दे डेवलप डायरिया, क्योंकि कीमोथेरेपी का काम क्या है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है ना उनको ख़त्म करती हैं. तो हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स है ना दे आल्सो हैव अ वेरी वेरी रैपिड टर्नओवर. तो वो सेल्स भी टारगेट हो जाते हैं उस कीमोथेरेपी की. एज व्हाट वी से कोलेटरल डैमेज, पीपल डेवलप डायरिया एंड इट कैन बी रियली बैड. और फिर एंटीबायोटिक यूज. अच्छा जी, मुझे थी कोई एब्सेस, उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे एम्पिसिलिन दी, वो तो बेहतर हो रही है, लेकिन मुझे डायरिया हो गया. आई हैव टू गो टू द वॉशरूम 3-4 टाइम्स. एट टाइम्स इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. किसी मीटिंग में, किसी लेक्चर में है. तो ये बच्चों कुछ मिसालें ऐसी हैं कि जी हमारा हाथ एकदम सिप्रोक्सिन न लिखे या मेट्रोनिडाजोल की तरफ न जाए, हम बेहतर है कि उसकी थोड़ी सी बात सुन लें कि भाई कोई इम्तिहान तो नहीं होने वाला, कोई परेशानी. कुछ लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, उनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के वो होते हैं ना मामलात, उनके अंदर भी उनका स्ट्रेस लेवल आम आदमियों से थ्रेशोल्ड कम होता है. तो दे रिस्पॉन्ड बाय having diarrhea. So then the other categories brings us to these various agents that when diarrhea is infectious, it can be infectious because of viral infections, bacterial infections and the protozoal ones. अब protozoa क्या है? सिंगल सेल पैरासाइट्स. पैरासाइटोलॉजी आपने पढ़ी, उसमें 2 किस्म के पैरासाइट्स हैं. एक वो सिंगल सेल्ड हैं, कुल कायनात उनकी बैक्टीरिया की तरह एक सेल के अंदर होती है, उनको कहते हैं प्रोटोजोआ. द अदर आर मेटाजोआ, मेटा इज मैच्योर, और जिनको हम हेलमेंट्स कहते हैं, व्हिच आर वर्म्स विद डेवलप्ड सिस्टम्स. एलिमेंट्री सिस्टम उनका अलग है, रिप्रोडक्टिव अलग है किसी भी कट. तो मकसद ये है कि सिर्फ प्रोटोजोआ कुछ ऐसे हैं जो कि डायरिया या डायसेंट्री करते हैं. बैक्टीरिया है, वायरल. ठीक. अब इसमें जो वायरसेस हैं वो 4 हैं. ये ऊपर वाली 2 जो हैं दे आर कॉमन कॉजेज ऑफ डायरिया. नीचे जो 2 है एडिनो और एस्ट्रो, डायरिया ये भी करते हैं, लेकिन दे आर लेस कॉमन एज कंपेयर टू रोटा और दी नॉरवॉक. नोरोवायरस इसको कहते हैं. रोटा का मतलब अगर आप ये शक्ल देख रहे हैं राउंडेड, तो बैलगाड़ी के पहिए को कहते हैं रोटा. बहुत सारे ये हमारी टर्म्स जो है ना ये या तो ग्रीक लैंग्वेज से आई हैं या लैटिन से आई हैं. और उसमें क्या था कि जो पहली दफ़ा किसी ने चीज़ देखी ना और उसके जहन में लगा कि ये चीज़ उससे मिलती है. फॉर एग्जांपल, जिसने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा, उसने कहा कि ये तो देखने में बैलगाड़ी के पहिए जैसी लगती है. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो फिर आप सोचते हैं कि यार ग्रीक्स को कैसे पता था इलेक्ट्रॉन. नो, हमारे चूँकि जद्दे अमजद मेडिसिन में ज़्यादातर ग्रीक हैं, तो उनको खिराज तहसीन पेश करने को लोग फिर कहते हैं कि अच्छा भाई बैलगाड़ी के ये का ग्रीक वर्ड क्या है. उनका जी रोटा, इसका नाम पड़ गया रोटा वायरस. इस तरह स्टेफ्लोकोकस, लोगों ने देखा कि अंगूर के गुच्छे जैसे लगते जरासीम. ग्रामस्टेन तो अब बना था 1884 में. माइक्रोस्कोप के बाद उन्होंने देखा, फिर उन्होंने लफ्ज़ तलाश किया कि यूनानी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, अंगूर के गुच्छे को स्टेफाइलो. चेन को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टो. तो इस तरह ये नाम पड़ते हैं. और नॉर्वॉक जो है ना, इट्स अ काउंटी इन अमेरिका
वहाँ पे ये काम शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें बच्चों को याद ये रखना कि रोटा वायरस इज अ चाइल्डहुड डिजीज। 2 3 4 साल उसके बाद आम तौर पे ये नहीं बीमारी पैदा करती। नॉर्वॉक जो है इसके साथ एक लफ्ज जुड़ा हुआ है, नोजोकोमियल डायरिया। इट इज प्रॉब्लम ऑफ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड फैसिलिटीज। ठीक है, एक अस्पताल में एक वार्ड है सर्जरी का, suddenly we find that 5 patients are having diarrhea। उनमें से एंटीबायोटिक तो 1 2 को मिल रहा था, बाकियों की हो गया। आमतौर में फिर वो पानी के थ्रू, फूड के थ्रू जाती है। नोरो वायरस, पहला नाम इसका नॉर्वॉक था, अब इसको नोरो वायरस कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दीज 2 things primarily, that rotavirus is a pathogen of small children and Norwalk agent or the norovirus is a cause of hospital acquired diarrheal illness। एक और बहुत अहम कंसिडरेशन जो है ना डायरिया के बारे में, वो ये तय करना है कि क्या ये डायरिया नॉन इन्फ्लेमेटरी है या इन्फ्लेमेटरी है। और इन्फ्लेमेटरी डायरिया को असल में अब नाम जो दिया गया वो डायसेंट्री जिसको हम कहते थे, दैट इज इन मैनी फॉर्म्स एंड इन मैनी प्लेसेस नोन एज इन्फ्लेमेटरी डायरिया। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि शुड वी गिव एंटीबायोटिक्स और शुड वी नॉट, ये हमें फैसला यहाँ पे करना होता है कि क्या इस मरीज को एंटीबायोटिक देने, साइंटिफिक बेसिस की बात कर रहा हूँ, आदतों की नहीं, या हमें नहीं देने। उसमें बच्चों याद रखना कि द नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरियाज दे डू नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। Most of them are self-limiting, although some inflammatory ones can also be self-limiting। लेकिन इसमें टिश्यू डैमेज हो रहा होता इन्फ्लेमेटरी में, डायसेंट्री में, और यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक देना जरूरी है। ओवरऑल क्या है ट्रीटमेंट? अगर मैं आपसे पूछूंगा जी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, please remember it is the replacement of fluid and the electrolytes। जो चीज लूज हो रही है बॉडी से, हमने वो है कॉर्नर स्टोन। ऐसा ना हो कि जी हम कॉलरा के मरीज को एंटीबायोटिक तो दे दें आदतन, हालांकि उसमें जरूरत नहीं, खास वो बगैर एंटीबायोटिक के भी शायद 1 दिन ज़्यादा लगे लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसका रिप्लेस नहीं किया फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो इट कैन बी फेटल इन अ मैटर ऑफ आवर्स, घंटों में, दिनों में नहीं, क्योंकि द लॉस ऑफ फ्लूइड इन फुल ब्लोन कॉलरा केसेस कैन बी अप टू 1 लीटर पर आवर। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में है ही कुल 5.5 लीटर, तो कितना अरसा वो चलेगा, तो उसमें जो है ना बहुत इमीडिएटली। और एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट केस देखा था, उस वक्त मैं कराची में था 20 साल पहले। एक पेशेंट आया, यंग पर्सन 29-30 years of age and with severe watery diarrhea of very short duration history। कोई इसमें मसला नहीं था, वो पहले थोड़ा सा डिले हुआ, फिर किसी ने ओवर एंथुजियास्टिकली उसको हाइड्रेट इतना कर दिया कि दैट जेंटलमैन डाइड ऑफ पल्मोनरी एडिमा। इट वाज क्रिमिनल। एक इतनी ट्रीटेबल डिजीज की जिसको आप आराम से कर सकते थे, वो उसको इतना एम्बिशियसली वो किया कि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ इंतकाल हो। अच्छा, व्हाट इज दी देन microbiological or clinical or laboratory criteria of distinguishing diarrhea which is non-inflammatory from inflammatory? उसमें बच्चों हम स्टूल को एग्जामिन करते हैं और एक डायरियल स्टूल का 1 ड्रॉप लेके स्लाइड पे रखें,
ऊपर कवर स्लिप रखें। तो ये जो आपको सेल नजर आ रहा है ये है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नजर आना मीन्स द डायरिया इज इन्फ्लेमेटरी। यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी का यूरिन DR देखें, डिटेल रिपोर्ट, और स्टूल की DR देखें, तो उसके अंदर एक आखिरी कॉलम जो होता है ना माइक्रोस्कोपी का, यूरिन में लिखा होता है WBCs 0 to 5, 0 to 1 हो सकते हैं, 1 to 2, 2 to 3, जब तक के वो 5 हैं दे आर कॉल्ड WBC बाय कन्वेंशन, रवाज ये कि 5 को ना हम WBC लिखते हैं, 6th ऑनवर्ड्स उसी सेल को हम पस सेल्स लिखते हैं। तो ये अब आप यूरिन की रिपोर्ट, जिसको कि हम लोग अपने सिस्टम में RE कहते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन, एक ही बात है। तो 6 से जब 5 से ऊपर जाता है ना, तो वही सेल WBC की बजाय पस सेल कहलाता है। अब to 5 are normal in a urine sample, but please remember, my dear children, that even a single neutrophil is abnormal in a stool sample. फीसिस के सैंपल में आम तौर पर न्यूट्रोफिल नहीं होता। न्यूट्रोफिल को पस सेल कहते हैं। और पस क्या होता है? पस की डेफिनेशन अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो दे आर डेड एंड डाइंग न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, वो जो मर गए या जो उस रास्ते पे है। So that yellow fluid is called pus, which is basically consisting of dead and dying neutrophils. अभी तक कोई मसला तो नहीं, मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। ये बड़ा कि वो डिफरेंट सिचुएशन है। आई डोंट इवन नो कि जी कुछ बच्चे सो गए हैं, कुछ को नींद आ रही है। ये लेक्चर नहीं सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, सर बेहतरीन सर। और थैंक यू बेटा। असल में सब आपकी वीडियो ऑफ है। अभी तक मैंने मुश्किल बात वीडियो ऑन तो करा। मुश्किल बात तो नहीं की मैंने अभी तक। नहीं सर, बहुत इजी, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। नहीं सर, आप उर्दू में कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ थैंक यू बेटा। वो बस मकसद ये है कि हमें एक दूसरे से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना है। वो I'm happy that you are understanding what I'm saying. अच्छा जी, नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी का फर्क क्या है? एक न्यूट्रोफिल का फर्क है। और न्यूट्रोफिल स्टूल में एक भी अब नॉर्मल है, हमें वहां से फिर पता ही लग जाता है कि ये डायरिया इन्फ्लेमेटरी। अब आप रिवर्स में जाएं, यू आर सिटिंग इन द लेबोरेटरी एंड यू सी अ स्लाइड ऑफ अ स्टूल सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट व्हिच हैज पस सेल्स। फिर आप शर्लक होम्स की तरफ वापस जाएंगे, वार्ड में पूछेंगे भाई ये क्या है मरीज? कहेंगे कि ये तो 45 साल शख्स है, ऑफ एंड ऑन इसको बाउट्स होते रहते हैं और इसके इंटेस्टाइनल इमेजिंग के भी वर्कअप हो रहा, तो हमें पता लग जाएगा इंस्टेंटली एक सेल से कि ये इन्फ्लेमेटरी था। और हिस्ट्री ने ये बता दिया कि ये नॉन इन्फेक्टिव है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक। दूसरे सिनेरियो में हमने पस सेल देखा और उसमें RBC थे। हमने कहा डायरिया इन्फ्लेमेटरी है यानी डायसेंट्री। तो ये कौन है मरीज? उन्होंने कहा जी ये चाइल्ड वार्ड में बच्चा है 4 साल का। आप जाके पूछते हो, कहते हैं जी शदीद दर्द है पेट में, और जिससे हम कहते थे ना मरोड़ उठते, क्रैम्प्स। हमें फौरन एक सिम्टम से पता लग जाता है कि ये हमने देखा लेबोरेटरी में और ये सिम्टम है और ये उम्र है। ये शिगेलोसिस यानी शिगेला डायसेंट्री का केस है, जिसको कि जब हम आपकी जगह थे तो डायसेंट्री 2 किस्म में तकसीम की जाती थी कि या तो ये बैसिलरी डायसेंट्री है यानी बैक्टीरियल, या ये एमीबिक डायसेंट्री है बिकॉज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका के साथ एक नाम और शामिल हुआ है, और बैक्टीरिया में जो है 4-5 नाम और ऐड हुए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मेरा मकसद बार बार आपको ये है कि हमें सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे मसले जो है ना वो खुद हमें बता रहे होते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक। और इम्तिहान से आपने
जो हमारा कौमी नारा है कि घबराना नहीं है, ठीक है। इम्तिहान में समझ लो कि वार्ड में 6 मरीज आपके लिए रखे गए थे, लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 100 और 50 तो इतने मरीज नहीं किए, वही मरीज का सारा सिनेरियो आपके लिए कागज पे लिख दिया जाता है कि भाई ये है, इतनी उम्र है, ये जेंडर है, ये सिम्टम है, इतनी ड्यूरेशन का, एग्जामिनेशन में ये था, टेस्ट। तो आपको एक लीड दे। फॉर एग्जांपल आपको एक सिनेरियो आता है कि जी 20-year-old मेल लिविंग इन अ हॉस्टल। एक इंस्टेंट ट्रिगर आपने क्या पिक करना होता है कि ये हॉस्टल में वो जगह है जहां हालात पर इसका इख्तियार नहीं, इसने वो पानी पीना है जो उसके आगे रखा हुआ है, इसने वो खाना खाना है जो वहाँ के टेस्ट में बना हुआ। तो आप फौरन समझे कि जी ये कोई ऐसी बीमारी है जो खाने से या पानी से जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज द थिंकिंग दैट यू मस्ट डेवलप। एक एक चीज पे ना वो आते जाए, फनल डाउन होती चले जाए, हत्ता कि आप उस सिनेरियो या उस मरीज पर आकर एक अपना डायग्नोसिस बना ले। और डायग्नोसिस में जो आप बनाते हैं उसको कहते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस, कि अभी ये प्रोविजनल है, इट नीड्स टू बी कंफर्म बाय इन्वेस्टिगेशंस व्हिच में बी लेबोरेटरी और व्हिच में बी रेडियोलॉजिकल। और 2-3 आप ज़हन में रखते हैं और उनको कहते हैं, आपने सबने किया होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होता है, इज ऑन द बेस्ट गेस बेसिस। और इस प्रोविजनल के ऊपर जो बच्चों आप ट्रीटमेंट देंगे उस ट्रीटमेंट को कहते हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, कि अभी मुझे पूरा श्योर नहीं ये कंडीशन इसकी साल्मोनेला से है या शिगेल्ला से। टिल द टाइम आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लैब आई विल ट्रीट दिस पर्सन। क्योंकि मुझे ये पता है कि जी कराची में जहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, हमारे क्लिनिक में जो लोग इस कंडीशन से रिजल्ट करते हैं हमारे अस्पताल में, उनका पिछले 15 का मैंने देखा था शिगेल्ला निकला था, और उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पैटर्न ये था कि वो इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव थे। तो दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट इज अ ट्रीटमेंट ऑन द बेस्ट गेस बेसिस। अच्छा जी, तो लेट अस स्टार्ट विद डायरिया एंड लेट अस स्टार्ट विद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिंगल सेल पैरासाइट्स का नाम है प्रोटोजोआ, और मेडिकली 3 किस्म के इम्पोर्टेंट है, इंटेस्टाइनल, द ब्लड एंड टिश्यू एंड द यूरोजेनिटल। तो हियर वी आर dealing with 4 rather protozoa, 2 of which cause diarrhea and 2 cause dysentery. एक बच्चों बात और याद रखना कि the pathogens of small intestines they cause diarrhea, and pathogens of the large intestine they cause dysentery. ये आज की पंच लाइन है। अगर आज के बाद आप 6 महीने या साल के बाद या 10 साल या 50 साल के बाद ये बात याद रखोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साल के बाद कोई आप से मैसेज करेगा ना कि जी आई रिमेंबर व्हाट यू सेड, दैट द पैथोजेंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दे लीड टू डायरिया एंड पैथोजेंस ऑफ द लार्ज गट दे लीड टू डायसेंट्री। तो आपको बहुत सारे मसले हल हो गए। अब फॉर एग्जांपल जियार्डिया लैम्बिया का आपने नाम सुना, इसको टेनिस रैकेट शेप इसकी नज़र आ रही होगी, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला एंड इट कॉजेज डायरिया। तो डायरिया है तो कहाँ का पैथोजन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का हुआ। इसकी जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्ट एंड द ट्रोफोजाइट। सिस्ट इज रिक्वायर्ड, अब आपके एमसीक्यू की तरफ आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेशन। इसकी ट्रांसमिशन के लिए सिस्ट चाहिए, इसकी बीमारी पैदा करने के लिए ट्रोफोजाइट चाहिए, और यही कॉम्बिनेशन हमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। ओके, आई रिपीट, इसकी ट्रांसमिशन होती है सिस्ट के थ्रू, एंड सिस्ट इज अ वेरी हार्डी सब्सटेंस, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट में रहना होता है, उसमें
गटर के पानी में ऑर्गेनिक मैटर में सरवाइव करना है, तो वो अपने गेट एक फॉल, जिस तरह बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं ना, कि जब हालात सख्त होते हैं दे गो इनटू स्पोर्स, इसी तरह प्रोटोजोआ दे गो इनटू अ cyst form, protect them from the harsh environmental conditions. But once inside the human body, they change into the trophozoite. और trophozoite का लफ्ज़ ही मतलब ये एक्टिव और फीडिंग फॉर्म और रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म, यानी इनका मेटाबॉलिज्म, इनकी रिप्रोडक्शन, इनकी डिजीज प्रोडक्शन वो सिर्फ ट्रोफोजाइट की वजह से होती है. और on their way out from the human's body, they again revert to the cyst form, क्योंकि जिंदा रहना अपनी बका के लिए. अदरवाइज ट्रोफोजाइट जो है ना वो मर जाते हैं. अगर इंजेस्ट किए जाए ट्रोफोजाइट तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक का गोश्त को मार देगा, और अगर एनवायरनमेंट में धूप है, शदीद गर्मी है, सर्दी है, तो वो एनवायरमेंटल इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करते. अच्छा, ये तो हो गया जार्डिया. और जार्डिया की आपकी एमसीक्यू क्या है कि जी कॉजेज वेरी विच कंपोनेंट ऑफ द डाइट इज डिस्टर्ब इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ जार्डियासिस, कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं खाने के, जार्डिया कौन से को अफेक्ट करता है, तो उसका जवाब है लिपिड्स. और ये इसीलिए people suffering from diarrhea complain that they have very foul smelling, greasy, bulky stool. कि डॉक्टर साहब मेरे स्टूल का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, चिकनाई है और बड़ी अजीब स्मेल आती है, तो फौरन हमें पता लग जाएगा देयर आर फैट इन द स्टूल, अ कंडीशन नोन एज स्टिटोरिया, और उसकी वजह से ये इसका मसला है. इसके बाद नीचे क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस, ये पैथोजन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों का, और ये फेम में आया बहुत सारी चीज़ें जो और थी जब एड्स नमूदार हुई ना एज अ सिंड्रोम ऑन द ग्लोबल सिनेरियो इन अर्ली टू मिड 80s. HIV जब एड्स बनी ना, तो इसका एक और नाम स्लिम डिजीज भी था, कि इतना स्लिम हो जाता लोग, पतले हो जाते ना, SLIM, कि आपको कभी ये लगता है कि मरीज है कि नहीं बेड पे, वो इज रिड्यूस टू बोन्स एंड स्किन. इतना जालिम डायरिया पता लगा जी वो क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से है. इसमें बेटा याद रखना, ये आपको ये मैंने ये स्लाइड तो लगाई है कि इसका डायग्नोसिस जो है ना एसिड फास्ट होती है इसकी oocyst. अब इसमें ये अगर आपको MCQ आता है तो आप ये कहेंगे जी एक मरीज था, उसको कैंसर कीमोथेरेपी हो रही थी, या वो स्टीरॉइड्स पे था, या उसको एड्स थी. मतलब ये था कि इम्यून सिस्टम सप्रेस था, चाहे नेचुरली किसी बीमारी की वजह से या कैंसर कीमोथेरेपी के आपने इंड्यूस किया इम्यूनो सप्रेशन, तो उसको डायरिया शुरू हो गया. और आपने वाटरी डायरिया था, कई दफ़ा दिन में होता था. आपने स्टूल का जब मॉडिफाइड ज़ील नील्सन स्टेन किया, अब आप ज़ील नील्सन से वाकिफ हैं कि वो तो माइक्रोबैक्टीरिया के लिए किया जाता है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. उसमें हमें ये एसिड फास्ट oocyst नजर आई. तो ये क्या है, तो उसका जवाब होगा क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस. दिस इज द पेक्यूलियरिटी, दिस इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर लाइक जार्डिया, बट इट हैज oocyst एज द फॉर्म व्हिच ट्रांसमिट द डिजीज. ऊपर वाले में क्या था, जार्डिया में सिस्ट थी, इसमें क्या है oocyst है. oocyst दो ओ लग गए, और वो सिस्ट और सिस्ट का फर्क सिर्फ इन अल्फाबेट्स के अलावा बेटा क्या है, an oocyst is a structure which contains a zygote. ठीक है ना, जाइगोट जिस सिस्ट के अंदर हो उसको oocyst कहते हैं, और वो सिस्ट का नाम आप मलेरिया की लाइफ साइकिल के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, नहीं तो अच्छा हमको देखना उसको. अच्छा, अब आपने ये तस्वीर देखें, और शुरू में हमने बात की थी डायरिया की विच इज नॉन इन्फ्लेमेटरी. तो ये जाके ना बस लेट जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, इलाका काबू कर लेता है. इट डज नॉट सिक्रेट एनी टॉक्सिन इन द म्यूकोसा इज नॉट इन्फ्लेम्ड, देयर इज नो डिस्ट्रक्शन. तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन को जब इंटरफेयर करता है, और एब्जॉर्प्शन अभी हमने बात की किसकी, कि लिपिड्स की.
तो वो उसकी वजह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इट गोज, इट एक्सिस्ट्स एंड देन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट लाइज डाउन ऑन द एपिथेलियल सेल्स और फिर लिपिड्स को इंटरफेयर करता है। ठीक, अच्छा अब आ जाए दो वो प्रोटोजोआ जो डायसेंट्री करते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी डायरिया करते हैं। उनमें द कॉमन वन इज एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और बैलेंटीनियम कोलाई। इसका भी नाम सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए याद रखिए। पाकिस्तान में आज तक ये शायद ही कभी रिपोर्ट हुआ, हमने भी एक दफ़ा देखा था। वो क्वालिटी कंट्रोल का सैंपल था, वो बाहर से कहीं से आया था, ऑस्ट्रेलिया से। क्लिनिकल अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा ये। तो इसमें ये है कि सिर्फ सीलिया है इसके इर्द गिर्द और काफ़ी बड़ा होता है इसका ट्रोफोसाइट। एंटोमीबा में भी बच्चों याद रखना कि वही है, इट इज़ अ सिस्ट ट्रोफोसाइट अरेंजमेंट। पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट्स एंड दे बिकम ट्रोफोसाइट्स, बट द डिफरेंस इज दैट दे आर द पैथोजेंस ऑफ लार्ज कट। इसकी टिपिकल लीजन आपको ये दाईं तरफ नजर आ रही है, फ्लास्क शेप अल्सर नजर आती है। इस तरह लेबोरेटरी में आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना एफएससी में, तो ये फ्लास्क किस तरह के लेबोरेटरी के होते हैं। तो ऊपर से इसका नैरो होता है बेस और फिर अंदर जाके ये तोड़ फोड़ करता है और तोड़ फोड़ इसके नाम के अंदर ही मेंशन है हिस्टोलिटिका। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लिटिका मीन्स ब्रेक डाउन। तो नाम के अंदर ही जब आप गौर करेंगे तो ये एंटोमीबा ऐसा है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू करता है। अदरवाइज देयर आर अमीबा विच आर फ्री लिविंग, जिस तरह कराची में नेग्लेरिया के केसेस आपने देखे, वो फ्री लिविंग है, वो इंटेस्टाइन में नहीं रहता। इसी तरह एक अमीबा है उन लोगों का जो कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं लेकिन उसके पानी को रेगुलरली चेंज नहीं करते, तो वो फ्री लिविंग अमीबा है। दीज आर इंटेस्टाइनल अमीबा। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये है कि एक इसका ट्विन ब्रदर है या ट्विन सिस्टर कह लें, इट्स नॉट बी जेंडर वाइज्ड, तो उसकी शक्ल बिल्कुल यही है, जैसे कहते ना हू बहू और रूबरू उर्दू में, और अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिकल, यानी सिमिलर नहीं है। बेटा ये अल्फाज के ऊपर आप गौर करना, जिंदगी में शुरू करना, एक एक लफ्ज एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। जिस दिन आपको बात समझ आ गई आपको मजा भी बड़ा आएगा, आपको जो है ना इरिटेशन में इजाफा भी हो जाएगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को यूँ क्यों कह रहे हैं। बहरहाल लैंग्वेज हैज़ इट्स प्लेयर्स and try to learn as many of them as you can, you are young. उसका नाम है एंटमीबा डिस्पार, DISPAR। अगर उसकी शक्ल दिखाऊं ना मैं आपको और इसको आप कहेंगे कि जी नहीं कोई फर्क। फिर फर्क है कहाँ पे, ये पैथोजेनिक वो नॉन पैथोजेनिक। द डिफरेंस लाइज इन द इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स। अगर आप इस सेंटर में देखें ना, ये 4 इसके RBCs इसने इंजेस्ट किए। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका और डिस्पार की शक्ल, ये भी एक क्वेश्चन की शक्ल में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक, कि इसको कौन सा है अमीबा जिसके अंदर RBCs हो, तो वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा, जिसमें नहीं है तो एंटमीबा डिस्पार होगा। और ये फ्लास्क शेप अल्सर। फिर बेटा अमीबा की जो बीमारी है ना उसको अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, और ब्रॉड टर्म में अमीबियासिस कहते हैं, दैट इट कैन कॉज डिजीज आउटसाइड द इंटेस्टाइन एज वेल। जार्डिया का ऐसा नहीं था। जिसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका वो बीमारी पैदा जो करता है ये वो है अमीबिक लिवर एब्सेस, ठीक है। इट इज स्प्रेड थ्रू द ब्लड। तो कौन लोग हैं जिनको अमीबियासिस होके वहीं पे खत्म हो जाता है, और कौन वो लोग हैं जो अमीबिक लिवर एब्सेस में चले जाते हैं। तो कट ऑफ क्या है, अगर आप ये फ्लास्क शेप देखें, सब म्यूकोजा इज द कट ऑफ। जो इन्फेक्शंस, जो तोड़ फोड़ सब म्यूकोजा या उससे पहले रुक जाए, वो इंटेस्टाइनल डिजीज ही रहती है। जो उसके बियॉन्ड चली जाए, सब म्यूकोजा को जो चीज़ पार कर जाए, वो पहली ब्रेक लगाती है लिवर में जाकर, मे बी लिवर एब्सेस। और उसका MCQ क्या होता है, अगर कभी आपने देखी हो तो आपको वीडियो से बहुत मिल जाती है।
एनकवी या एंचोवी सॉस अपीयरेंस होती है, ठीक है। एंचोवी इज अ स्मॉल फिश, ये फार ईस्ट वगैरह में होती है, छोटी सी मछली, उसको पीस के उसका ये केचप या सॉस टाइप बनाते हैं, और उसकी शक्ल होती है ना वो उस एमीबिक लिवर एब्सेस की ना, डिफरेंट फ्रॉम फ्रैंक पस जो कि येलो होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश होती है। उसमें अगर आपने डिस्टिंक्शन का वो पॉइंट एक नोट करना है, तो अगर आप हमारे सामने एक पस रखी है, यह एक सैंपल है जिसके अंदर अमीबा है, और एक है उसके अंदर ये अमीबा के कुछ फॉर्म है, तो हमसे पूछा जाता है कि भी इनमें से लिवर एस्पिरेट कौन सा है और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स कौन से हैं। तो बच्चों याद ये रखना है कि जो एमीबिक लिवर एब्सेस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजाइट्स होते हैं, सिस्ट नहीं होती। जबकि एमीबिक डायसेंट्री का जो स्टूल हम एग्जामिन करें उसमें दोनों चीजें, बल्कि कभी कभार सिस्ट प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि ट्रोफोजाइट की एक खास एमीबॉइड मूवमेंट है जिसकी वजह से अमीबा इसका नाम है। It throws out one part of the ectoplasm and rest of it flows into it. Ectoplasm एक तरफ आता है, फिर पूरा उसके अंदर फ्लो करता है, फिर दूसरा, इसी वजह से उसका नाम है सूडोपोड्स। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पॉड मीन्स फीट, कि जी ये फॉल्स फीट के ऐसे लगता है कि ये पैरों पर चल रहा है, जबकि वो पैर नहीं होते, इसके एक्टोप्लाज्म का हिस्सा है जो माइक्रोस्कोप में लगता है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा मैडम से पूछ लें कि 10 बज गए हैं, 5-7 मिनट और दे सकते हैं हमें? मैं अभी आपको ये बताने वाली थी, यू कैन टेक मोर 5 to 10 minutes, क्योंकि डॉक्टर नसरुल्लाह मलिक इज वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ लेक्चर एट द लाहौर सेंटर। अच्छा अच्छा, आप पहले ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट हमने शुरू में देर हो गई थी ना, हाँ जी, वो देर हो गई। हाँ, यू कैन टेक इट, थैंक यू सो मच। आई अपॉलॉजीज फॉर दोज लॉस्ट 10 मिनट्स। अच्छा जी, अब बैक्टीरिया जो है वो डायरिया किस मैकेनिज्म से करते हैं? वो दो हैं, या तो दे प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिन्स और दे इन्वेड। नाउ हियर अगेन प्लीज रिमेंबर दैट टॉक्सिन्स मोस्टली एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि इन्वेजन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मुल्हिका है, यानी आइलियोसीकल रीजन, जहाँ पे एलियन जो है वो सीकम के साथ मिल रही है, अक्सर पैथोजेंस वहाँ भी काटते हैं। इसी तरह आपने लफ्ज़ होगा एंटेरोकोलाइटिस। एंटेराइटिस और कोलाइटिस को मिला के ये एंटेरोकोलाइटिस बने हुए। एंटेराइटिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन, नॉन इन्फ्लेमेटरी, and colitis is the inflammation of the large gut which is inflammatory। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा एक इलाका ऐसा आता है कि जहाँ पर ये काम आपको इन्वेजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में नजर आ सकता है, बट जनरली स्पीकिंग इन्वेजन हैपन्स, इट टेक्स प्लेस इन द लार्ज गट एंड टॉक्सिन्स दे एक्ट इन द स्मॉल गट। ये है वो बात, जो 3 हिस्से हैं इसके, जूजिनम के और आइलियम के, जो कि टॉक्सिन से मुतासर होते हैं। जूडिनम का मतलब है 12, यानी कि 12 उंगलियां रखें ना विड्थ में, तो ड्यूडिनम की लेंथ बनती है। ये भी पुराने लैटिन वर्ड्स हैं। और जूजिनम का मतलब है एम्प्टी, खाली, कि जब लोगों की ऑटोप्सी की जाती थी और सेकंड पार्ट ऑफ द, वो कहते थे यार इसमें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आगे जा चुका होता था आइलियम में। और आइलियम का मतलब है बच्चों हाईली फोल्डेड। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फोल्ड हुई, लेंथ में बाकियों से ज़्यादा है, बट इट इज़ हाईली फोल्डेड, देन इट जॉइंस द लार्ज गट इन द सीकम एरिया। और ये राइट साइड पे जो लार्ज गट है, जो सीकम से शुरू होकर असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलम सिग्मॉइड बनी, वो मुतासर होती है मोस्टली इन्वेजन से। यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जी इधर टॉक्सिजेनिक, उधर इन्वेजन, इधर नॉन इन्फ्लेमेटरी, उधर
इन्फ्लेमेटरी, इधर टॉक्सिन्स उधर इन्वेसिवनेस, ताकि हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जी है क्या मसला। अच्छा, जो टॉक्सिन्स है ना वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक होता है प्री फॉर्म टॉक्सिन के, चलें जी आज हमने कुछ समोसे खाते हैं चनों के साथ, शाम हो गई, अब शाम को निकले, उसके बाद जो थे समोसे उसने सुबह के बनाए हुए थे, उसके अंदर हाथ पे जख्म था, स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन थी, वहाँ से जाते रहे, वो टॉक्सिन बनाते रहे। स्टेफलोकोकस जो मैंने पहली स्लाइड आपको दिखाई थी ना कि ये टॉक्सिजेनिक बीमारियों में से गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, और इसकी ख़ास बात ये इट इज़ द शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड पे। यार मैं 4 घंटे पहले मैंने खाए थे, अजीब सी तबीयत हो रही है एज कम्पेयर टू सम अदर्स विच हैव लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड्स। 4 दिनों पहले एक चीज़ खाई थी, लेकिन हमारा जहन जो है ना और हमारे आसपास के लोग जो लास्ट फूड खाई होती है ना, somehow we try to relate things to that. It may be, it may not be. इसी तरह बैसिलस सीरस, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं स्पोर फॉर्मिंग। बैसिलस 2 जनरा है ना जो स्पोर बनाते हैं, एक एनारोबिक है दी क्लोस्ट्रीडिया, दी एरोब्स आर बैसिलस, बैसिलस एंथ्रासिस जो कि बायोटेररिज्म का एक इम्पोर्टेंट रुकन बन चुका, और बैसिलस सीरस। ये जो रीहीटेड चावल होते हैं ना, अगर आपको सवाल इस तरह का है या मरीज ये कहे कि डॉक्टर साहब चावल बनाए थे कल अम्मी ने, बहुत मज़े के थे, बच गए थे, हमने रख दिए, तो उसको रीहीट किया, और रीहीट करने में ना अंदर हीट नहीं पहुंची होती, बाहर से तो गर्म हो जाते हैं। और यही मसले साल्मोनेला के साथ जो बारबेक्यू के साथ आते हैं कि हीट उसके जॉइंट्स के एरिया में नहीं पहुंची होती थी, अगर वो कंटेमिनेटेड हो तो वो बीमारी पैदा कर सकते हैं। बैसिलस सीरस के साथ सवाल अगर आया तो वो आएगा रीहीटेड राइस का, हीटेड नहीं रीहीटेड यानी दोबारा गर्म की। स्टेफलोकोकस ऑरियस 6 घंटे की हिस्ट्री होगी 4 की कि एक शख्स ने ये खाया और उसको वॉमिटिंग हुई या वॉमिटिंग के साथ वाटर डायरिया हुई। और इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस विच इज एन एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। एंटेरोटॉक्सिन बनाने वाले जो है ना वो विब्रियो कॉलरी है, विच आई मेंशन a while ago that it was the spirit of bacteria known to mankind. ठीक है, ग्राम विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप, इट इज अ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी के मोटिलिटी मशहूर है कि शूटिंग स्टार है या डार्टिंग। शूटिंग स्टार को आप लोग क्या कहते हैं, शहाब साकिब, और डार्टिंग जो डार्ट की गेम होती है, दोनों क्या है, एक तेजी का एहसास है। उसमें जब हम स्टूल सैंपल एग्जामिन करते हैं ना किसी पेशेंट जिसको डायरिया कॉलरा है, तो उसमें विब्रियो इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि एक एहसास है कि कोई चीज़ बहुत तेजी से यहाँ से निकल के यहाँ चली गई, यहाँ यू कांट फोकस योर आइज ऑन दैट। और एंटेरोटॉक्सिन यानी कि इकोलाई का नाम क्यों लिखा मैंने यहाँ, ETEC भी कहते हैं, इट कॉजेज ट्रेवलर्स डायरिया, T for toxigenic and T for travelers। ठीक, विब्रियो कॉलरी का एक टॉक्सिन है, इकोलाई ये जो ईटेक है इसके 2 हैं, और 2 में से एक बिल्कुल वही एक्शन है जो विब्रियो कॉलरी का है। विब्रियो कॉलरी का जो टॉक्सिन है ना उसको कॉलरा टॉक्सिन भी कहते हैं, और एब्रीविएट करते हैं CT, या कॉलरा जेन भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। वो क्या करता है, उसके 2 यूनिट्स हैं A and B। तो B, जब भी ये AB का कॉम्बिनेशन आप सुनो बच्चों, याद रखना B is always the binder, it binds with the cell। गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर होता है इंटेस्टाइनल सेल के ऊपर, वहाँ पे जाके B बाइंड करता है और A को अंदर पार कराता है कि जाओ यार। A is for activity and B for binding। So A will go inside and stimulate the enzyme adenyl cyclase। एडिनाइल साइक्लेज का काम क्या है कि जी साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और साइक्लिक AMP जब बढ़ जाए सेल के अंदर तो किस तरह मैनिफेस्ट करती है कि जी सोडियम उठा के बाहर फेंकता है, क्लोराइड को अंदर आने नहीं देता, और यही काम ये पोटेशियम और बाइकार्बोनेट के साथ करता है। तो ये जब
इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी इनके साथ मिलके दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। जब इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स इकट्ठे हो जाए एक जगह तो वो पानी को खींचते हैं अपनी तरफ थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। पानी आना शुरू होता है, सेल्स डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वो ल्यूमेन में पानी भर रहा है। जब उसकी कैपेसिटी सरपास हो जाती है तो डायरिया शुरू हो जाता है। शुरू में जो फीकल कंटेंट से पहले वो निकलते हैं, उसके बाद सिंपल वाटर, और इसके डायरिया को कहते हैं राइस वाटर स्टूल, चावलों की पिच। कभी आपके घर में चावल बने उनको भिगो के रखते हैं तो थोड़ी देर के ऊपर उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना उसको कहते हैं राइस वाटर। और उसकी एक हीलिंग पावर जो बहुत, हम छोटे थे लाहौर में रहते थे, पतंगबाजी करते थे, तो एक हमारे टीचर को बड़ी नफरत थी पतंगबाजी से। वो बसंत के बाद ना हम सब के हाथ चेक करते थे कि किसी का हाथ कटा तो नहीं डोर से। तो हमें एक लोकल टोटका किसी ने बताया था कि भाई पतंगे उड़ा के ना सारा दिन शाम को हम अपनी वालदा से कहते हैं कि चावलों की पिच बना दें। वो कहते हैं क्यों, हमने कहा बस, फिर अपने हाथ उसमें डबो देते। खैर वो कुछ हद तक उसको कवर कर देता था। टीचर हमारे बहुत मज़ेदार थे, वो पता तो होता था उनको, लेकिन कभी कभार वो इग्नोर करते। सो फिर अच्छा, कमिंग बैक टू कॉलरा। तो जब ये ऑस्मोसिस हुआ, व्हाट इज कॉलरा? लेट्स गेन सम क्लैरिटी ऑन इट। कॉलरा इज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। It's a non-inflammatory diarrhea because there is no invasion involved. It is a toxigenic diarrhea because of a cholera toxin, and it is an osmotic diarrhea क्योंकि osmotic drag इतना हो रहा है कि जो खींच रहा था। इसी तरह एंटेरोटॉक्सिक राइस वाटर स्टूल इसका हॉलमार्क है। ये भी आपको MCQ आ सकता है कि ये पेशेंट संकनाइज डिहाइड्रेशन passing rice water stool. What is the diagnosis? It is cholera. What are the contents of rice water stool? They are epithelial cells, mucus, and a large number of vibrio. That means it is highly infectious. It has to be disposed of adequately. एंटेरोटॉक्सिन E. coli के दो टॉक्सिन है, एक LT और एक ST। लेबाइल टॉक्सिन LT है और स्टेबल, ये लेबिलिटी और स्टेबिलिटी किसके अगेंस्ट है? हीट के अगेंस्ट। तो लेबाइल टॉक्सिन का एक्शन एग्जैक्टली वही है जो कॉलरा टॉक्सिन का है। और स्टेबल जो है टॉक्सिन ST, वो इंस्टेड ऑफ स्टिमुलेटिंग द एडिनाइल साइक्लेज, इट स्टिमुलेट्स another enzyme called guanyl cyclase। तो उसमें डायरिया ज़रा इतना स्वेयर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों में जो है ना, वो क्या करते हैं, एंटेरोपैथोजेनिक E. coli in children less than 2 years of age, it causes effacement of the intestinal epithelium। Again, कोई इन्वेजन इन्वॉल्व नहीं, ऐसे जैसे टिश्यू पेपर से पोंछ दिया किसी ने बिलाई को, तो एब्जॉर्प्शन खत्म हुई, डायरिया शुरू हो गया। अच्छा, और ये वी आर नियरिंग द एंड। डाइसेंट्री जो करते हैं बैक्टीरिया, वो किस तरह करते हैं? दो मैकेनिज्म, या तो वो साइटोटॉक्सिन यानी ऐसे टॉक्सिन जो सेल्स को मारते हैं, उनको डैमेज करते हैं, या फिर फ्रैंकली इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं, चलो भागो यहाँ से। साइटोटॉक्सिन प्रोडक्शन वाले कौन से हैं? एंटेरोहेमरेजिक E. coli, जिसका कि एक फार्मूला है O157:H7। O means the somatic antigen, O antigen of the bacteria। ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, और H is the flagellar antigen। तो ये O1H1 इस तरह करते करते O1H2 इस तरह एक इनकी डायरेक्टरी से बनी है। तो जो एंटेरोहेमरेजिक E. coli है, इसको O157:H7 के नाम से भी बुलाया जाता है। इसको एस्टेक के नाम से बुलाया जाता है, यानी शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग E. coli। इसको वीरोटॉक्सिन E. coli भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं। और जो फूड इसके साथ बदनामी के जुड़ी हुई है वो है कीमा, ग्राउंड बीफ। इस तरह का है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, उसने बर्गर खाया जो कि सेमी कोट ग्राउंड बीफ था, उसके बाद उस पर मसला हो गया। या एक आदमी फार्म पे काम करता था, उसको ये मसला है, तो फिर वहाँ से हमें ये प्रूफ मिलेगा। ब्यूटीपेरा ह्यूमैनिटिकस है अगेंस्ट ड्यूकोलरी, दिस कॉजेज इन्फ्लेमेटरी डायरिया, इट इन्वेड्स। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है, इसने पिछले 2-3 डेकेड्स में बड़ी अहमियत हासिल की है। इन पीपल हु आर ऑन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल
और इसका नाम एक और है AAD, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, जिसको कि एक और नाम PMC के साथ भी जाना जाता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो सूडो मेम्ब्रेन जो है जिसमें दो जगह बनती है, एक एट द स्टार्ट ऑफ द GIT, एक एट द एंड ऑफ द GIT, वो वाली बनती है स्टार्ट वाली पुरानी बैक्टीरियम डिप्थरी के साथ, और ये बनती है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के साथ, वो थोड़ा ग्रे होती है, येलो होती है। अच्छा, अब इसमें बच्चों याद रखना, मरीज हमें क्या बताते हैं, डॉक्टर साहब ये डायरिया है, आपको क्या हुआ कि जी बाकी मरीज ठीक है। इस वार्ड के मुझे बहुत अरसे से ना 3rd जनरेशन को फेलोस्पोरिन मिल रहे थे 2 हफ्ते से। कंप्लेन इज AAD, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, और PMC मरीज नहीं बताएगा हमें, ये जब उसकी सिग्माइडोस्कोपी की जाती है ना तो फिर पता लगता है कि वो यार ये तो मेम्ब्रेन कुछ नुमा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन नुमा है, मेम्ब्रेन नहीं, हेंस इट इज कॉल्ड अ सूडो मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, if it is not a membrane then what is it? चाहे वो डिप्थीरिया है या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, वो है exudate. It is an inflammatory exudate which gives the appearance of membrane, hence called it pseudomembrane. So, एक तो फिर it is not a membrane but it looks like a membrane. So the last slide is the mucosal invasion, या अगर आपको कहें ना dysentery causing organism, जो मैं कह रहा था ना हमारे सॉरी, आप एक मिनट और, 1 मिनट बस, ये आखिरी स्लाइड है। अब जो है ना शिगेला के साथ 4 जरासीम और आ गए हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई, साल्मोनेला है, कुछ जो यानी कि 2,500 किस्म के हैं, उनमें से लेस द टाइफॉइडल साल्मोनेला मैनी कैन कॉज डिसेंट्री, यर्सीनिया एंटेरोपोलिटिका, अगेन एंटेरोपोलिटिका जो मैंने बताया था ना, और एक जरासीम कभी कभार होता है प्लीजियोमोनास शिगेलाइटिस। So thank you very much. It is indeed a pleasure, one-way pleasure. I can, I will come to know how was it. तो खुश रहो बच्चों, और बस ये छोटी छोटी बातों में गौर करो तो बहुत सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। thank you so much for, thank you for the participants are very happy with this lecture. Thank you. I am honored. Thank you. Your honor, thank you so much, great, God bless you. जी, Dr. Nasrullah Malik is there. Assalamualaikum, Dr. Nasrullah here from Lahore Regional Center. I can see you. शेयरिंग मैम वहाँ से खत्म कर, मैं ताकि मैं यहाँ से डाटा शेयर कर सकूँ।